नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। ललितपुर की घटना में आरोपी इंस्पेक्टर को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर तिलकधारी सिंह सरोज पर पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से रेप का आरोप लगा था और जिसके बाद मामले में लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को दबिश देकर प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को फोन की लोकेशन के आधार पर ट्रैक कर पकड़ा गया। ललितपुर में नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद थाने में उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। ललितपुर के पाली थाने के इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके बाद से आरोपी इंस्पेक्टर फरार था। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने इंस्पेक्टर समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मामले में एडीजी जोन ने कार्रवाई करते हुए पाली थाने के पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था। मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं डीआईजी झांसी को मौके पर कैंप करने के निर्देश दिए गए और जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक वो वहीं रहेंगे। और ये मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ललितपुर पहुंचे और वो सुबह ही राजधानी लखनऊ से ललितपुर के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद वो ललितपुर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना जैसे ही मिली है, तत्काल थानाध्यक्ष को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध तथा अन्य नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग थाना पाली पे पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा वहाँ के डीआईजी झांसी को ये जांच दी गई है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के आरोप थाना स्टाफ पे लगे हैं तथा वहाँ के जो भी सुपरवाइजरी अफसर है, पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं, एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं। इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। कल एक बच्ची अपनी मां के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकियों अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज क्या कोई कार्रवाई की है? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। चंदौली कांड में जिस प्रकार एसपी चंदौली ने पहले सुइसाइड से लड़की की मृत्यु होने की बात कही, बाद में लड़की को 2 हल्की चोटें आने की बात पर खास जोर दिया और एडीजी लॉ ऑर्डर ने एसपी चंदौली के बयान पर विशेष बल दिया, उससे न्याय हित के दृष्टिगत और निष्पक्ष जांच के लिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराया जाना। ललितपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार किशोरी से थाने में दुष्कर्म की घटना पर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए योगी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि न्याय को ही लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचना होता है, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए भी लोगों के दरवाजे तक जाना होता है। जबकि उनके चाचा और प्रसपा के अध्यक्ष पाल यादव ने भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा दुष्कर्म की घटना पुलिस व्यवस्था की निष्ठुरता और निशंसता की बानगी भरे है। न जाने कितनी बेटियां ऐसी होंगी जिनके अपमान की करुण कथा नौकरशाही और पुलिस व्यवस्था की परिधि से बाहर ही नहीं आती होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाबालिग से दुष्कर्म को शर्मनाक बताते हुए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी सरकार को घेरा
और ट्वीट में लिखा कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। बता दें कि ललितपुर जिले के पाली थाना इंचार्ज समेत 6 लोगों पर एक 13 साल की नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक रेप का आरोप लगा है और इस मामले में चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सिंह सरोज समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था और अब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा, वहीं शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के शोर में अपराध दब रहे हैं। आपको बता दें कि पाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 13 साल की किशोरी को उसके ही गांव के रहने वाले 4 लड़के 22 अप्रैल को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए, जहां जाकर उसके साथ तीनों ने 3 दिनों तक सामूहिक रेप की घटना को अंजाम दिया और 3 दिन बाद चारों आरोपियों ने नाबालिग किशोरी को पाली थाने में पहुंचाकर थाना इंचार्ज के सुपुर्द कर वो फरार हो गए थे। एसपी ने आगे बताया कि इसके बाद थाना इंचार्ज पाली ने नाबालिग पीड़ित को उसकी मौसी के साथ चाइल्ड लाइन भेज दिया। 2 दिन बाद उसे थाने में बुलाया, जहां पाली थाना इंचार्ज ने बयान लेने के बहाने नाबालिग किशोरी को एक कमरे में ले जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और इस पूरे मामले पर अब सियासत गरमा रही है। अखिलेश यादव पीड़ित परिजनों से मिलने ललितपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि न्याय को ही लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचना होता है, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए भी लोगों के दरवाजे तक जाना होता है। आजम खान से जेल में मुलाकात करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ताजा मामला सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का, जहां सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने ओपी राजभर से मिलने को मना कर दिया। आजम खान समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों से बेहद नाराज हैं। आपको बता दें कि आजम खान से मिलने के लिए ओपी राजभर ने आवेदन किया था। राजभर का आवेदन सोमवार को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद आज आजम खान ने ओपी राजभर से मिलने के लिए मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक गांव के दौरे पर हैं और अपने घर में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार की सुबह योगी आदित्यनाथ ने अपने परिजनों के साथ गांव का भ्रमण किया। सुबह योगी आदित्यनाथ अपने नियमित समयानुसार उठे और नित्य कार्यों से निवृत्त हुए। वो अपने परिवार वालों के साथ गाँव के भ्रमण पर निकले। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इस बीच गाँव में कई लोग योगी आदित्यनाथ को उनके पुराने नाम अजय कहकर पुकारते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने विनम्रता के साथ सभी से मुलाकात की। वो बुजुर्गों को ये भी पूछते रहे कि क्या वो उन्हें पहचान रहे हैं। इस पर ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो रोजाना उन्हें टीवी पर देखते हैं, जिसको सुनकर योगी आदित्यनाथ मुस्कुराए। और गाँव में भ्रमण के दौरान कई बच्चों ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद की, तो बच्चों के साथ वो फोटो खिंचवाते नजर आए। भ्रमण के बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर में भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अपनी माताजी से आशीर्वाद लेते हुए, मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तस्वीर में परिवार वालों के साथ मुंडन संस्कार में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ, और तीसरी तस्वीर में जब वो गांव का भ्रमण कर रहे थे तो गांव के बच्चों ने उनसे मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, और चौथी तस्वीर में आचार्य बालकृष्ण से भी उन्होंने वहां पर मुलाकात की। सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले, बातचीत कुछ नहीं अभी। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें होंगी?
बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं। वो तो अब मतलब कोई बड़ा अध्याय हो जाएगा। बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे से 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया सब, तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है, जैसे वो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है आपको? अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं है, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको? जैसे उनका अभी कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके बजटी चल रही है, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है, वो बाकी उनकी मेहनत है। जो जैसे जोधपुर में हुई हिंसा को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ जहां अपने सरकार की पीठ थपथपाई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरे देश भर में बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और जैसा आप सब जानते हो कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी का अभी पूरे मुल्क में टारगेट कोई है तो राजस्थान है, इसीलिए आप देख रहे हो दंगे भड़क रहे हैं। जब जेपी नड्डा साहब आए थे जयपुर के अंदर, माधोपुर में गए थे शायद वो, तब भी मैंने कहा था ये आग लगाने आए हैं। आग लग गई करौली के अंदर। रामगढ़ में बोर्ड है बीजेपी का, 35 पार्षद में से 34 है बीजेपी के। प्रस्ताव पास किया सड़क चौड़ी करने का, सड़क चौड़ी की गई और बदनाम कांग्रेस को कर रहे हैं। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा की कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। वरना आप जानते हो कि जब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, देश के अंदर क्या क्या हालात हुए, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं, गुजरात के अंदर, वो काले अक्षर में लिखा गया इतिहास के अंदर, वो दंगे हुए थे। हमने यहाँ पर पूरा चौबंद कर रखा पुलिस को, और इसी का परिणाम है कि करौली की घटना जब हुई थी, उसके बाद रामनवमी आई तो राजस्थान में सब जगह सब धर्मों ने मिलकर रामनवमी के जुलूसों का स्वागत किया, सत्कार किया, फूल बरसाए। और उसी दिन 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में दंगे भड़के हैं, 7 राज्यों में। आप कल्पना कीजिए, बुलडोजर चले हैं वहाँ पे गरीबों पर, क्या क्या नहीं हुआ है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह पर यहाँ शांति रही। शांति इनको हजम नहीं हो रही है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इनके हाईकमांड के, जितना ज़्यादा राजस्थान सरकार को बदनाम कर सको आप लोग, जितना ज़्यादा अस्थिरता पैदा कर सको, ये इनके प्रकार हैं। इस काम में आपको जो निर्देश मिले हैं, और इसीलिए इनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो रही है। जितने उम्मीदवार बन गए हैं मुख्यमंत्री के, प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनको होमवर्क दे दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई, 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री। अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने के मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान का असर पूरे मुंबई में देखने को मिला। कहीं मस्जिद के बाहर तो कहीं लोकल ट्रेन में लोग हनुमान चालीसा बजाते नजर आए। वहीं मुंबई पुलिस ने कई जगह पर मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं मनसे प्रमुख ने दावा किया है कि जब उन्होंने मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाने का आह्वान किया तो 90 से 92% मस्जिदों में सुबह के अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जगह पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए।
ट्रेनों में, सड़कों पर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। राज ठाकरे के अजान के समय हनुमान चालीसा के पाठ पर भूचाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है। तो नई बात क्या है उसमें? बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए? बाला साहब ने अपने उस स्पीच में लाउड स्पीकर की बात जरूर की है, आपने देखा होगा। लेकिन बाला साहब के रहते हुए ही मुंबई और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हुआ। लेकिन लगातार राज ठाकरे जी को, शिवसेना को हिंदुत्व की याद दे रहे हैं वो, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का हर बार जिक्र हो रहा है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को बीएमसी चुनाव और निकाय चुनाव की तारीख घोषित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार को अगले 2 हफ्तों के भीतर चुनाव की तारीख घोषित करनी होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बहस को खारिज कर दिया और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश की वैधानिकता पर बाद में सुनवाई की बात कही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नगर निगम हैं और वहीं 25 जिला परिषद हैं और 285 पंचायत समितियां हैं। राज्य में 210 नगर परिषद हैं और 2000 ग्राम पंचायत हैं और इन्हीं का चुनाव होना है। जिन नगर निगमों में चुनाव प्रस्तावित है उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक के अलावा नवी मुंबई, नागपुर और कोल्हापुर और सोलापुर शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से एफएम न्यूज संवाददाता कुलदीप ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बातचीत करने के लिए है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। सर, आपने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें आप लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उस चिट्ठी में और कुछ आपने कहा है और क्यों चाहते हैं कि दिल्ली में भी लाउड स्पीकर पर बैन लगना चाहिए? देखिए, देश की राजधानी के अंदर जिस तरह से प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को दिक्कत होती है,
छात्र जो पढ़ने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, यहाँ पर बीमार लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, उनको काफ़ी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। और एक सभ्य समाज के अंदर इस तरह जब कोई तकलीफ होती है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको लागू करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की रूलिंग दी है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारा जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज के हित में नहीं है, स्वास्थ्य के हित में नहीं है, ये किसी भी रूप में धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। जब विश्व के मुस्लिम देशों के अंदर, सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारा जा सकता है, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाने पर प्रतिबंध हो, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? और भारत में जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी हो और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश ने उस कार्रवाई को किया हो, तो दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियम को अगर पालन कराना है तो दिल्ली पुलिस को देखना होगा, और दिल्ली पुलिस जो है वो एलजी के पास है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो दिल्ली पुलिस को संभालनी है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एलजी को दखल देना चाहिए, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों को पालन कराने के लिए? शायद आपको जानकारी नहीं है कि कोई विधि से संबंधित, जब न्याय से संबंधित कोई बात होती है, कोई उसकी पालन और पालना वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस कानून की पालना कराना वो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। वो किस एजेंसी से अप्रोच करती है वो उसकी बात है, लेकिन वो पहल तो करे। केजरीवाल जी कहे तो कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग स्वस्थ रहें, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहें और दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जाए। जब आपने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया तो पिक एंड चूज का एलिगेशंस आप पर लगा, इसमें आप क्या चाहते हैं कि सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटने चाहिए, या फिर इसमें आप चाहते हैं कि कुछ समुदाय विशेष जो है जहां पर जिनके जो धार्मिक स्थल है वहीं पर उल्लंघन हो रहा है इन चीज़ों का? नहीं, देखिए, हर धार्मिक स्थल से हटने चाहिए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं गया हूँ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं होती है। तो अगर कहीं भी इस तरह का लाउड स्पीकर है वहाँ हर जगह से हटना चाहिए। धार्मिक स्थल का मैं तो सभी आ जाते हैं। तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ आदेश गुप्ता, जो दिल्ली में जो लाउड स्पीकर्स धार्मिक स्थलों पर लगे हुए हैं उनको हटाने की यहाँ पर मांग उनकी तरफ से की गई है, और इसको लेकर दिल्ली सरकार को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।